सुराग, कहीं गज़वाए हिंद का छुपा हुआ प्लान तो नहीं। सूफी कौसर मजीदी का विश्लेषण। बांग्लादेश की स्थापना करने वाली राजनीतिक पार्टी और बांग्लादेश के संस्थापक और उसके पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री तथा निरंतर 15 वर्षों से बांग्लादेश को नेतृत्व प्रदान कर रही निवर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद को अचानक प्रधानमंत्री पद ही नहीं छोड़ना पड़ा, बल्कि देश भी छोड़ना पड़ा। ये हैरत की बात ही है कि 1981 से लगातार राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रही और कई बार देश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना को अचानक प्रधानमंत्री पद के साथ साथ देश भी छोड़ना पड़ा। बात आश्चर्यचकित कर देने वाली ही है कि लगातार सत्ता पर काबिज एक ताकतवर हस्ती को भनक भी नहीं लगी और आन की आन में पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पिछले कई सप्ताह से बांग्लादेश में छात्रों द्वारा बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के आश्रितों को दिए जाने वाले आरक्षण के विरोध में आंदोलन चलाया जा रहा था, जिस पर वहां की शीर्ष अदालत ने आरक्षण के विरोध में निर्णय भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी हालात इतने बेकाबू हो गए कि सेना को कमान अपने हाथों में लेनी पड़ी। इस संबंध में गहन चिंतन और परिस्थितियों का अध्ययन करने से ऐसा लगता है कि दरअसल आरक्षण विरोधी आंदोलन तो सिर्फ एक बहाना था। दरअसल उसके पीछे एक लंबी प्लानिंग काम कर रही थी, जो सिर्फ भारत में कमजोर राजनीतिक हालातों की प्रतीक्षा कर रही थी, वरना शेख हसीना को निपटाने की प्लानिंग तो तभी शुरू हो गई थी जब कुख्यात आतंकी विचारक जाकिर नाइक को भारत में प्रतिबंधित किया गया था। बांग्लादेश, जो कालांतर में पूर्वी पाकिस्तान और उससे पहले पूर्वी बंगाल कहलाता था, चरमपंथियों और कट्टरपंथी शक्तियों का गढ़ माना जाता रहा है। सर्वविदित तथ्य है कि देश का विभाजन कराने वाली राजनीतिक पार्टी मुस्लिम लीग का जन्म भी ढाका में हुआ था और पाकिस्तान की मांग का खूनी और मजबूत समर्थन बंगाल से ही आया था। बांग्लादेश या बंगाल, उसमें दो धाराएं काम करती हैं। एक वो जो बंगाली अस्मिता की बात करते हुए सिर्फ बंगाल की संस्कृति के दायरे में खुद को समेटे हुए है, तो वहीं दूसरी ओर कट्टर इस्लामी साम्राज्यवादी सोच का तबका है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ शरीयत आधारित राजनीति और राज्य महत्वपूर्ण है। जमाते इस्लामी बांग्लादेश, जो कभी जमाते इस्लामी पाकिस्तान के नाम से जानी जाती थी और उससे पूर्व विभाजन से पहले सिर्फ जमाते इस्लामी, इसका एजेंडा मुस्लिम ब्रदरहुड की राजनीति करने वाला है, जिसका उद्देश्य अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की हुकूमत कायम करना है। भारत में हमने सिमी, आईएम और पीएफआई के रूप में इन्हें देखा है। मजमून बड़ा न हो, इसके लिए संक्षेप में बात करना जरूरी है। पूर्व में कई बार मैं अपने लेखों में गज़वाए हिंद, मुस्लिम ब्रदरहुड इत्यादि के बारे में लिख चुका हूँ। यहाँ सिर्फ बांग्लादेश की वर्तमान परिस्थिति से भारत के संबंध में आंकलन करने का प्रयास है। दरअसल ये ऐतिहासिक और सर्वविदित तथ्य है कि पाकिस्तान का निर्माण कोई आकस्मिक घटना या तात्कालिक परिस्थितियों के प्रभाव में नहीं हुआ था, बल्कि उसके पीछे खिलाफत उस्मानिया का पतन और उसके विकल्प के रूप में इस्लामी साम्राज्य स्थापित करने के प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए एक ग्राउंड की तलाश थी, जिसे पाकिस्तान के जरिए पूरा करना था। सन 1930 का मुस्लिम लीग इलाहाबाद का सम्मेलन, जिसमें पश्चिमोत्तर भारत के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों को मिलाकर ऐसा राज्य बनाने की परिकल्पना की गई थी, जो मिडिल ईस्ट में खिलाफती तर्ज की इस्लामिक स्टेट कायम कर सके, जिसके लिए पाकिस्तान बनवाया गया और जिसके बाद नारा दिया गया कि लड़के लिए है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। और उनकी ये सोच हवा में नहीं थी, बल्कि बकायदा उनके द्वारा इस संबंध में तेजी से कार्य भी किया जा रहा था और उनके द्वारा भारत को चौतरफा घेरने की पूरी प्लानिंग भी थी और वो लगातार इसी पर काम भी कर रहे थे। इसे पाकिस्तान का दुर्भाग्य माना जाए या हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व की दूरदर्शिता, जो उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के भाषाई अस्मिता के आंदोलन को समर्थन देकर बांग्लादेश निर्माण के जरिए पूर्वी सीमाओं को काफी हद तक सुरक्षित करने का काम किया और लगातार बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को मजबूत रखा।
किंतु इधर कई वर्षों से पाकिस्तान में गज़वा-ए-हिंद एजेंडे पर तेजी के साथ अंदरूनी तौर पर काम किया गया है। लगातार कट्टरपंथी शक्तियों को मजबूत किया गया है। पाकिस्तान के हर मुस्लिम पंथ, चाहे देवबंदी हो, बरेलवी, अहले हदीस या जमाती, इन सब ने अपने अपने वर्ग के लोगों को कट्टरता के पाठ नए सिरे से पढ़ाए, बल्कि उनको पड़ोसी देशों में भी अपने एजेंटों और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित कराया। उन्होंने अपने नेटवर्क को इतना मजबूत कर दिया कि भले ही बरेलवी देवबंदी से, जमाती अहले हदीस से या कोई किसी से कोई भी मतभेद रखे, लेकिन गज़वा-ए-हिंद एजेंडे के मामले में सभी के मत एक जैसे रहे हैं। चूंकि पाकिस्तान के ड्रीम प्रोजेक्ट गज़वा-ए-हिंद के लिए बांग्लादेश एक बड़ी चुनौती रहा है, जिससे काबू पाने के लिए उसने लगातार प्रयास किए हैं, और जमात-ए-इस्लामी ने उसके इस प्रयास में हमेशा पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का साथ दिया है। और मिशन गज़वा-ए-हिंद को पाकिस्तान के बच्चे बच्चे तक पहुंचाने में जमात-ए-इस्लामी के लोगों ने बड़ी सहायता दी है। जमात-ए-इस्लामी के ही कैडर से निकले मुल्ला इसरार कासमी ने तंजीम इस्लामी के जरिए 2010 तक, और उसके बाद मुल्ला जलाली और खादिम ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जरिए न सिर्फ वैचारिक रूप से, बल्कि कैडर तैयार करके इस एजेंडे को आगे बढ़ाया है। अब बात करते हैं जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश की, तो पूर्व में ये भी जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान का भाग थी, और बंगला मुक्ति संग्राम में इसने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर नरसंहार और बलात्कार कराए और मिशन गज़वा-ए-हिंद के लिए कार्य किया। इसके बाद जब भी अवसर मिला, जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश ने बांग्लादेश को अस्थिर करने और पाकिस्तान के भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। चाहे 1975 में शेख मुजीब की हत्या हो या वर्तमान में हसीना सरकार का तख्ता पलट, इन सब में जमात-ए-इस्लामी की सक्रिय और स्पष्ट भूमिका रही है। इसमें भी कोई दो मत नहीं कि जाकिर नायक की बांग्लादेश में हो रही गतिविधियों का सूत्रधार जमात-ए-इस्लामी ही रही है, क्योंकि जमात-ए-इस्लामी ही एकमात्र ऐसी मुस्लिम संस्था है जो सारे विश्व में मुस्लिम ब्रदरहुड के फॉर्मूले पर, खिलाफती साम्राज्यवादी इस्लामिक शासन व्यवस्था पर कार्य कर रही है, और गज़वा-हिंद एजेंडा इनका प्रमुख अस्त्र है। लिहाजा बांग्लादेश में हुई घटनाओं और शेख हसीना तथा शेख मुजीब के प्रति नजर आ रही नफरत काबिले जिक्र है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, वो ये कि उदारवादी सूफी समाज पर बांग्लादेश में अत्याचार की घटनाएं शुरू हो चुकी हैं। प्रतिष्ठित समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरनेट संस्करण के अनुसार, अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों के विरुद्ध हिंसा के बाद हाल के दिनों में बांग्लादेश में सूफी दरगाहों पर हमले और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं। सूफी दरगाहों को वर्षों से जाति या पंथ से परे सभी लोगों के लिए पूजा स्थल के रूप में जाना जाता है। अखबार आगे लिखता है कि नवीनतम हमलों से अंतरिम सरकार की ऐसे हमलों पर लगाम लगाने की क्षमता पर सवाल उठते हैं, क्योंकि कट्टरपंथी ताकतवर होते जा रहे हैं और उनका साहस बढ़ता जा रहा है। अखबार के अनुसार अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के कार्यालय ने हमलों के लिए शरारतपूर्ण लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। सूफी दरगाहों को निशाना बनाना उन संप्रदायों और प्रथाओं पर हमले के रूप में देखा जाता है जिन्हें कट्टरपंथी लोग पथभ्रष्ट और इस्लाम के उनके कट्टरपंथी संस्करण के विपरीत मानते हैं। धर्म आधारित राजनीति में शामिल हिफाजत-ए-इस्लाम बांग्लादेश और बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी दोनों को ऐसे हमलों का विरोध करते नहीं देखा गया है, लेकिन कई अन्य लोग चिंतित हैं। विदित हो कि बांग्लादेश कई औलिया संतों की भूमि थी जिन्होंने इस्लाम को बढ़ावा देने में मदद की। इनमें हजरत शाहजलाल, हजरत गोलब शाह, शाह अमानत, हजरत शमशुल आरफीन सैयद जहांगीर हुदा, फखरुल आरफीन सैयदना शाह अब्दुल हई, जिनके खलीफा कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष रहे, मसीहुल मुल्क हकीम अजमल थे, और शाहचंद औलिया शामिल हैं। इन सूफी संतों ने सदैव सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा दिया है। भारतीय चश्मे से देखते हुए अंदाजा लगाएं कि कहीं ये सब मिशन गज़वा-ए-हिंद का छुपा हुआ एजेंडा तो नहीं।
सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी खानकाह एसोसिएशन के लेख पर सूफी न्यूज चैनल की डॉक्यूमेंट्री।